नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। हरियाणा के सियासी संग्राम के अंतिम दौर में राहुल गांधी ने आज संकल्प यात्रा शुरू कर दी। 3 अक्टूबर तक चलने वाली संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में जोरदार प्रचार किया। अंबाला में जनसभा के बाद जब राहुल गांधी निकले तो उनकी कोशिश दलित वोट बैंक को साधने की दिखी। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में जिस तरह जाट बनाम नॉन जाट वाला मुद्दा उठाकर दलित वोट को अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो ऐसे में जीटी रोड के जिन इलाकों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, राहुल सीधे संकल्प यात्रा लेकर वहीं पहुंच गए। जात की राजनीति में बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने ब्राह्मण दांव भी चल दिया। सुरजेवाला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बहाने बीजेपी को ब्राह्मणों को किनारे लगाने वाली पार्टी सिद्ध करने की कोशिश कर दी, जिस पर हंगामा मचना तय था। बीजेपी नेताओं के इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को मुद्दा बनाया जिसमें उन्होंने मोदी की सत्ता में हटने तक न मरने की कसम खाई। इस मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे, उनसे पहले चर्चा करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया पूरे दिन। कि पिछले 10 वर्षों में देश हो या हरियाणा हो, किस प्रकार से हरियाणा की तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है, देश आगे बढ़ा है और हरियाणा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बुलंदियों के आसमान पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर जब लोग पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो मैं आप सबको बताने आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आपको गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के से बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूँ कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव-गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो,
अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो। आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता, तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इस बार अपने लाल अरविंद केजरीवाल को वोट देने के लिए उत्सुक है और इसी के साथ साथ इस बार हरियाणा की जनता को एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। हर बार भाजपा कांग्रेस भाजपा के चक्कर से हरियाणा की जनता निकलना चाहती है और एक राजनीतिक विकल्प जो दिल्ली में हरियाणा में ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल ऑफ गवर्नेंस दे चुका है, उस पर मोहर लगाते हुए इस बार झाड़ू का बटन दबाने का मन बना चुकी है। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बार हरियाणा में हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को इतने विधायक देगी, कम से कम इतने विधायक तो अवश्य देगी कि आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। सरकार की चाबी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास होगी और अगर चाबी हमारे पास होगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि केजरीवाल की 5 गारंटियां, मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर महिला के जेब में हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि डालना और साथ ही साथ हर बेरोजगार को हरियाणा के रोजगार देना, ये 5 बड़ी गारंटियां हम पूरी करेंगे। पानी में जिस तरह से उत्साह है कॉमरेड ओम प्रकाश के लिए, लोगों में इस बात का उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा जी का एक वरिष्ठतम नेता के रूप में जो आने वाली सरकार के मुखिया के रूप में नजर आए हैं लोगों को, और इसलिए वो कॉमरेड ओम प्रकाश को कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी का, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 36 बिरादरी के लोग इनको मिलकर जो है चुनाव लड़ा रहे हैं। जी हाँ, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। हरियाणा में बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो 36 बिरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। और आखिरी बात, ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टी है। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। तो हरियाणा में चुनाव के अंतिम दौर में राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं। जीटी रोड की जिस बेल्ट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, राहुल गांधी सीधे वहीं उतर गए संकल्प यात्रा लेकर। और आखिरकार कांग्रेस की रणनीति क्या है? इतने आक्रामक तरीके से कांग्रेस चुनाव में उतरी है कि पहली बार हरियाणा में लग रहा है
उनकी रणनीति जो है सफल होती जा रही है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की दलित वोट बैंक को कांग्रेस से खिसकाने की, लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए और खुद आज बहुत सारे मुद्दे उठाए। 36 बिरादरियों की बात की उन्होंने। शैलजा जो बड़ी नेता है, दलित नेता है कांग्रेस की, उनका हुड्डा से समझौता कराया, सबके सामने हाथ मिलवाया। बहुत तमाम मुद्दे हैं जिनके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा का चुनाव किस ओर जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हितेंद्र चौधरी है नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हितेंद्र जी। दिनेश अग्रवाल साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेश उप्पल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। और विनय यादव जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दिनेश अग्रवाल जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से बेहद आक्रामक तरीके से राहुल गांधी आज उतरे हैं हरियाणा के रण में और विजय संकल्प रैली की है, आमतौर पर जो अंतिम दौर होता है यह माना जाता है कि जो नेता है उनके पास समय कम होता है और वो जो है कई जगह जाके विधानसभा में चुनाव करते हैं, प्रचार करते हैं, तूफानी रैलियां करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक क्षेत्र को खास तौर पर चुन लिया कि आखिरी का अंतिम 3 दिन यहीं पर प्रचार करना है। कि ये क्या रणनीति है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नवीन भाई नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और जी। मेरे सभी साथ बैठे सभी प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार। जी नवीन भाई, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी आज देश की आवाज हैं। देश का युवा, देश का किसान, देश का खिलाड़ी, महिला, देश का व्यापारी, गरीब, हर व्यक्ति की निगाह आज राहुल जी की तरफ है। राहुल जी के जो कदम हैं वो देश की जनता के लिए हैं और स्पष्ट संदेश है कि अदानी अंबानी वाली सोच वाली सरकार नहीं चाहिए। वो सरकार चाहिए जो किसान का भला करे, युवा का करे, खिलाड़ी का करे, महिला का करे, बुजुर्ग का करे, व्यापारी का करे, छोटे कर्मचारी का भला करे। इस तरह की सरकार चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये देख रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी की 3 रैलियां हो चुकी हैं और पहली 2 रैलियों के अंदर तो मनोहर लाल खट्टर जी उन रैलियों में, लोग कहते हैं कि वो शामिल नहीं हुए, लेकिन ये अंदर की बात है, शामिल नहीं हुए या उनको रैली से दूर रखा गया, ये उनका आंतरिक मामला है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री की रैलियों के जो पोस्टर बैनर जो छप रहे हैं उनमें से मनोहर लाल खट्टर जी की फोटो हटा दी गई है। 9.5 साल जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने झेला, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो मुख्यमंत्री का ना तो चेहरा थे और ना लोगों ने कभी इस बात की कल्पना की थी। एक पर्ची आई ऊपर से, जैसे राजस्थान में गई, मध्य प्रदेश में गई, छत्तीसगढ़ में गई, ऐसे हरियाणा में भी एक पर्ची आई। पर्ची के मुख्यमंत्री बना दिए गए हरियाणा की, जिनको कल्चर ही नहीं पता थी। लेकिन दिनेश अग्रवाल जी आपकी बातें सही है, लेकिन दिनेश अग्रवाल जी बीच सड़क में, दिनेश जी मैं जानना चाहूंगा, एक जीप में खड़े होकर राहुल गांधी जी का जो भाषण था, दिनेश अग्रवाल जी अगर आपको आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल सुन लीजिए। आज राहुल गांधी ने 36 बिरादरियों की बात की, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जीटी रोड का जो इलाका, और वहां पर घुस के राहुल गांधी जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं और दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शैलजा जी को मिलवाया उन्होंने आज और हुड्डा जी के हाथ में, ये क्या संकेत था? हाँ नवीन भाई, सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगा, मुझे लंबा जवाब नहीं देना इसका, छोटे में ही आप समझ जाओगे कि पिछले साल 30 नवंबर को 2023 को देश के माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं देश में केवल 4 जातियां मानता हूं, युवा, महिला, किसान और गरीब। 4 जाति की उन्होंने बात करी थी, उन्होंने 5वीं जाति की बात नहीं करी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो वो हिंदू और मुसलमान करने लग गए, भारत पाकिस्तान करने लग गए, मंदिर मस्जिद करने लग गए। आज हरियाणा का चुनाव आया तो ये कहां से दलित आया, कहां से ओबीसी आया, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाजपा चाहती क्या है? पूरे 10 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर पब्लिक के सामने नहीं खड़ी हो रही कि मैंने क्या किया, मैंने क्या वायदे 14 में करे, क्या वायदे 19 में करे, मैंने पूरे करे, मैंने नहीं करे, मैं जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे, कितना नहीं उतरे, उस विषय पे तो बात ही नहीं करते। केवल चुनाव को जातिगत समीकरणों में उलझाने का नैरेटिव भाजपा बनाना चाहती है। परंतु मैं एक चीज कह रहा हूं, राहुल गांधी जी का यह कहना कि 36 बिरादरी की सरकार बनेगी,
हर वर्ग की सरकार बनेगी, हर व्यक्ति की सरकार बनेगी, हर हरियाणवी की सरकार बनेगी। हरियाणा के हर व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का उस सरकार के अंदर सीधा संबंध होगा, सीधा काम होगा। ठीक है, आम आदमी की ये सरकार बनने जा रही ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हितेंद्र चौधरी साहब, जिस तरह से राहुल गांधी आपके गढ़ में उतर गए हैं, आपको लगता है कि चुनाव एक तरफा हो गया था, आपने बहुत संतुलित किया है उसको, लेकिन आखिरकार कांग्रेस जो है आपके गढ़ में घुस चुकी है, बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। मैं आपको कहना चाहूंगा जी, कि जो राहुल गांधी जी है वो हर बार सिर्फ लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने भ्रम फैलाया, ये आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि 1976 के अंदर जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो आपने संविधान के साथ क्या किया था, जिसके अंदर आपने 40 आर्टिकल बदलने का काम किया था, 14 आर्टिकल उसके अंदर नए जोड़ने का काम किया, 2 अनुसूचियों को उसके अंदर जोड़ने का काम किया था। अरे संविधान बदलने का काम तो आप लोग करते हैं, आप लोग खुद लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। आपने लोगों के साथ वादा किया, महिलाओं के साथ, कि हम इस देश की एक एक महिला को 1 साल का 1 लाख रुपया देंगे। हमारे देश के अंदर 70 करोड़ आबादी महिलाओं की है, इस हिसाब से तो आप, लेकिन जो भारत का बजट ही 40, 42, 45 लाख करोड़ रुपए है, तो बाकी पैसा आप कहां से लेकर आएंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा से झूठ बोलने, ठीक है हितेंद्र चौधरी जी, आपकी बात सही है, बात सही आपकी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को जो है बीजेपी साइडलाइन कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी का उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां ठाकुरवाद हावी है, उस पर आप लोग जवाब दे नहीं पा रहे हैं। अरे हरियाणा के अंदर 8 विधानसभा की टिकटें ब्राह्मण समाज को दी है, ये तो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस के पास ना तो इनकी कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। शायद मेरे मित्र भूल गए हैं कि पिछली बार जब हरियाणा के अंदर हुड्डा की सरकार थी तो दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ था, मिर्चपुर वाला कांड इनको याद होगा, जहाँ पे सिर्फ एक कुत्ते को भोगने के कारण पिता को और उसकी बेटी को दोनों को जिंदा जला दिया गया था। गोहाना के अंदर जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो वहां पर 50 दलितों को घर जला दिए गए थे, और जब वो दलितों का प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस के अंदर गया था तो ये भी सुनने में आया है कि वहां पे उनकी जाति पूछ कर कि ये दलित है। ठीक है, गोहाना कांड की बात कर रही है बीजेपी, मिर्चपुर कांड की बात कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है हितेंद्र जी, एक एक बयान सबका ले लूं फिर आपका लौटूंगा। मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, दलित समाज को संदेश दिया जा रहा है। विनय यादव जी, आम आदमी पार्टी भी जो है इस मुकाबले को तिकोना बनाने की कोशिश कर रही है, कितने कामयाब हो पा रहे हैं आप? लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस का वोट काट रहे हैं आप लोग। देखिए आप सभी को मेरा नमस्कार जी। कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम कांग्रेस का वोट काट रहे हैं या हम बीजेपी का वोट काट रहे हैं। जनता हमारे हिस्से का वोट हमें देगी, और जनता हमारे हिस्से का वोट क्यों देगी आप ये देखिए कि एक तो सबसे खुशी की बात है कि जिस तरह की राजनीति हम करने आए थे, जो राजनीति हम बदलने आए, और आप देखिए उस तरह की राजनीति अब शुरू हो गई है। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते, हम तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, इसकी राजनीति करते हैं। और आप देखिए अब जो भी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया, घोषणा पत्र आया और बीजेपी का संकल्प पत्र आया, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो बिजली, पानी और स्कूल, अस्पताल की जो राजनीति है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अब वो भी जो पहले मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के नेता भी कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ी का जो कल्चर है ये देश के लिए हानिकारक है, अब वो भी फ्री में देना चाहते हैं। लेकिन विनय यादव जी, केजरीवाल साहब तो खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं, सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि मैं जेल में था 3 महीने, हम तैयारी नहीं कर पाए, हम तो किंग मेकर बनने वाले हैं, कुछ सीटें जीतेंगे, किसी एक पार्टी को समर्थन करेंगे। वो साफ साफ जब भी कह रहे हैं तो जनता आपको क्यों वोट देगी फिर? नहीं देखिए, जनता बिल्कुल वोट देगी, क्योंकि देखिए यार इसमें भी एक अरविंद केजरीवाल जी के आप देखिए कितने ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता हैं। ठीक है, वो इनकी तरह नहीं है 75 पार, 80 पार, 200 पार, 400 पार, इस तरह के वो नारे नहीं लगा रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के साथ बिल्कुल वैसी तस्वीर रख रहे हैं जैसी उनको दिखाई दे रही है कि हम किंग मेकर की भूमिका में तो कम से कम होंगे। देखिए समझिए इस बात को, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम सरकार नहीं बना पाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम, ये तो पक्की बात है कि किंग मेकर सरकार की चाबी हमारे हाथ में होगी और हम सरकार भी बना ले हो सकता है। तो
और अगर चाबी हमारे पास होगी तो निश्चित तौर पर जो हमारी जो वादे हमने 5 गारंटी दी हैं उनको हम करवाएंगे पूरा तो जनता के लिए। यही हमारा मकसद है। देखिए सरकार, विनय यादव जी, जाहिर तौर पर अगर आप किंग मेकर बनते हैं तो तय है कि समर्थन तो कांग्रेस को देंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो आपके साथ शामिल है, बीजेपी को तो आपको देंगे नहीं। ये तय है ना, कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के लिए आप सीटें मांग रहे हैं। देखिए कांग्रेस त्रिशंकु विधानसभा आती है, कांग्रेस के साथ मिलकर बनेगी या और छोटी पार्टियों के साथ या इंडिपेंडेंट से मिलते, ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो लौटते आपके पास। नरेश उपल साहब, हरियाणा की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं आप, जिस तरह से अंतिम दौर आते आते चुनाव जो है थोड़ा सा बदल गया है, क्या लगता है आपको राहुल गांधी जिस तरह से बीजेपी गढ़ में घुस गए हैं, ये बहुत आक्रामक रणनीति है, पहली बार कांग्रेस में देखा गया? जी बिल्कुल, नमस्कार सर, तो सबको नमस्कार मेरा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे सोचने का एक और नजरिया है कि जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ था उसमें जो कांग्रेस की लहर थी वो लहर धीरे धीरे कम हुई है, और वो कम होती कहीं खिसक ना जाए, सत्ता से दूर ना रह जाए, सत्ता छूट ना जाए। जो आ रही थी, जो बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी वोट था, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई लंबा चौड़ा आधार नहीं है वोट मांगने का। सिर्फ बीजेपी से जो वोटर नाराज हो गया आपकी बात, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की वजह से नाराज हो या किन्हीं और कारणों से, किसानों के मुद्दे से या पहलवानों के मुद्दे से, तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो बीजेपी का वोटर ही सबसे ज्यादा शहरी था, वो प्रॉपर्टी आईडी से बहुत ज्यादा नाराज है। जो इसलिए कांग्रेस जो है उसी को कैश कराने के चक्कर में है। लेकिन शुरुआत में जितना रोष बीजेपी के प्रति था, तो ऐसा लगता था कांग्रेस जो है 70 के आसपास सीटें जीत रही है। लेकिन आज का हालात ये है कि कांग्रेस का ग्राफ डाउन आया है। हालांकि अभी भी सरकार कांग्रेस की ही बनती लगती है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ जो है डाउन आया है, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। उसी डर को भापते हुए कि कहीं सत्ता हाथ से न निकल जाए, राहुल गांधी जी, जहां तक मैं समझता हूँ, इसीलिए आक्रामक होकर इन इलाकों में दौरा कर रहे हैं ताकि हवा कांग्रेस की मेंटेन की जा सके। नरेश उपल जी, जिस तरह से ब्राह्मण दांव खेला है सुरजेवाला ने, 8% ब्राह्मण वोट है हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश के बहाने ये जो है जताने की कोशिश की है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी जो है उनको ठीक से भूमिका नहीं दे पा रही है, तो आपको लगता है कि जो दलित वोट से नुकसान होने की आशंका है, जो दलित वोट खिसक रहा है, जो पहले आता लग रहा था, उसकी भरपाई के लिए ब्राह्मणों पर दांव फेंका जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण वोट जो है, बीजेपी भी कोई एंटी ब्राह्मण नहीं मानी जाती। आप कांग्रेस का शुरू से ब्राह्मण वोटों के ऊपर रहा है दाव, लेकिन वो बीजेपी भी कोई ऐसा ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कोई काम नहीं किया जिससे कि ब्राह्मण कोई समाज नाराज हुआ हो। हाँ, वो एक हवा बनाने के लिए ये बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन अदरवाइज कोई 100% वोट नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस को नुकसान है, वो बहुजन समाज पार्टी और जो दूसरे एमपी खड़े हुए हैं उनके जज्बा के साथ मिलकर, उनकी जो पार्टियां ये जरूर नुकसान करेंगी। मायावती भी लगातार दौरे कर रही है, अभी जगाधरी में भी, छछरौली में भी आना है मायावती ने, तो वो जरूर अगर वो आती हैं, बीएसपी के लिए कंपेन करती हैं, इनेलो के लिए कंपेन करती हैं, ये दोनों पार्टियां मिलकर कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियां शुरू में लग रहा था, जैसे नरेश जी ने बताया, अभी शुरू में जो है चुनाव कांग्रेस की तरह झुका हुआ था, लेकिन बीजेपी ने जब मोदी जी उतरे तो चुनाव को थोड़ा सा पलट दिया। अब आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव जीत पाएंगे? छोटी छोटी पार्टियां बहुत बड़ा वोट काट रही हैं, अभी आपको लगता है कि सरकार बना ले जाएंगे किसी तरह? नवीन भाई, मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं या पहले जो हितेंद्र चौधरी जी ने हमारे हाँ, दोनों दीजिए, एक के बाद एक दोनों दीजिए। सबसे पहले मैं हितेंद्र चौधरी जी की बात करता हूं। इन्होंने कहा भ्रम फैलाने की बात, आरक्षण और संविधान की। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारा मीडिया इस बात को जानता है, मीडिया पर्सन जानते हैं कि जब 400 सीट मांगी गई थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर इनके जो एमपी के कैंडिडेट थे, कितने लोगों के नाम गिनाऊं जिन्होंने खुलेआम मंचों से कहा था आप हमें 400 सीट दीजिए, हम देश का संविधान बदलने का काम करेंगे। कितने लोगों के नाम गिनाऊं? आरक्षण की बात इनके उम्मीदवारों ने उठाई, संविधान बदलने के बाद इनके आदमियों ने उठाई, और जो ये 1 लाख रुपए की हमारे को उलाहना दे रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता को कि आज 10 साल हो रही है, लोग 15 लाख रुपए खातों में ढूंढते फिर रहे, उनको मिले नहीं आज तक 15 लाख। और 1 लाख की जहां तक बात है वो भी सुन लीजिए
केंद्र में हमारी सरकार बनी नहीं, और बनी होती तो वो 1 लाख भी मिलते, लेकिन उसकी भरपाई सुन लीजिए। हरियाणा के अंदर हम हर 60 साल से ऊपर की वृद्ध महिला को हम 6,000 रुपए महीना देंगे तो हमारे 72,000 रुपए चले गए। और उस परिवार में अगर 2 बेटियां हैं 18 साल से ऊपर की उम्र की, अगर वो, तो उनको 2-2 हजार रुपए से 4,000 रुपए महीने से साल के अंदर 48,000 रुपए उनके खाते में भी जाएंगे। हर बहन के खाते में जाएंगे जो 18 साल से 60 साल की उम्र की है, सबके खाते में जाएंगे हर महीने 2,000। और जो 60 साल से ऊपर है उसको 6,000 देंगे। लाख रुपए से ऊपर उसके घर में आज भी देंगे हम। और आज के 15 लाख रुपए लोग ढूंढते फिर रहे हैं। अब बात आ गई, आपने कहा मिर्चपुर और गोहाना, बहुत शांति से सुनना, और मैं खासतौर पर नवीन भाई आपसे कह रहा हूं कि आप ध्यान से सुनना, जिससे कि ये प्रश्न अगर दोबारा आए तो मुझे उत्तर ना देना पड़े। मिर्चपुर और गोहाना का जब कांड हुआ, उन दंगों की तत्कालीन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने FIR दर्ज करी, वो मामले कोर्ट में गए। मिर्चपुर के जो दोषी थे उनको सजा हुई, गोहाना के जो दोषी थे उनको CBI की कोर्ट ने 2 साल पहले रिहा किया। CBI किसके अंडर थी? सेंटर में 2 साल पहले किसकी सरकार थी? स्टेट में किसकी सरकार थी? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और क्यों रिहा हुए, मैं वो कारण आज आपके सामने खोल रहा हूं मीडिया के ऊपर। सुनिए, इनके एक मेंबर पार्लियामेंट थे किशन सिंह सागवान, नोट कर लो आप उसका नाम, उसका बेटा था प्रदीप सागवान, वो गोहाना कांड का दोषी था, मुख्य दोषी था वो। और उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस गोहाना कांड के सारे आरोपियों को CBI से बरी कराने का काम किया। इनको शर्म आनी चाहिए जो हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं। अरे दोषी तो तुम हो, गोहाना के अंदर जो कुछ हुआ उसके आरोपियों को बचाने के दोषी तुम हो। तुमने CBI की कोर्ट पे दबाव डाल के केंद्र, नहीं बीच में नहीं, चौधरी साहब आता हूं हितेन चौधरी जी, आता हूं, उसका जवाब मर्यादा में रहें, आप मर्यादा में रहें, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जितने भी आप अब बात करते हो आप दलित की, मैं पूछता हूं उमा भारती से बड़ी कौन सी ब्रांड एम्बेसडर थी भारतीय जनता पार्टी में? नरेंद्र मोदी का तो कहीं नाम भी नहीं था उस समय। राम मंदिर का झंडा उठाने वाली OBC वर्ग की पूरे देश की सबसे बड़ी महिला नेता थी वो। आपने क्या किया? उनको बेइज्जत करके पार्टी से बाहर करने का काम किया। आपने लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरफ बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को एक तरफ बैठा दिया, जसवंत सिंह एक तरफ कर दिए, यशवंत सिन्हा एक तरफ कर दिए। अरे आज अगर आपकी पार्टी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची थी तो राजनाथ सिंह कहां चले गए थे, नितिन गडकरी कहां चले गए थे? लेकिन दिनेश अग्रवाल जी ये तो मानेंगे आपकी शैलजा जी नाराज हैं, सारे वोट जो है वो आपने सारा पावर जो है हुड्डा जी को दे दिया, शैलजा जी जो परेशान है। नवीन भाई मैं 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूं 74 साल के बूढ़े व्यक्ति के लिए आज भी आप लोग ये कहते हो कि अगले 20 साल भी मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन एक 18 साल के बच्चे को आप 4 साल बाद अग्निवीर के नाम पर उसको मिलिट्री से बाहर करके उसको बेरोजगार करने का काम करते हो। 22 साल की उम्र में आप बच्चे को बेरोजगार करोगे और तुम 94 साल की उम्र तक ठेका लिया है तुम लोगों ने। और वो नरेंद्र मोदी, अगर तुम में जरा भी नैतिकता है तो बता दो 2014। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं आप, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत ब्रेक के बाद राजधर में फिर आपका स्वागत है। आज बात करें हरियाणा चुनाव के अंतिम दौर में, जिस तरह राहुल गांधी संकल्प यात्रा लेकर बीजेपी के गढ़ में पहुंच गए हैं, क्या होगा हरियाणा में अंतिम दौर में? आखिरकार चुनाव कहां ज्यादा दिखाई दे रहा है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हितेंद्र चौधरी है नेता बीजेपी के, दिनेश अग्रवाल जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, नरेश उप्पल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और विनय यादव जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। हितेंद्र चौधरी साहब, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने आप पे दलितों की जो राजनीति करने का आरोप लगाया, आप लोग बार बार जो है 10 साल की सत्ता के बाद भी, केंद्र की भी और हरियाणा की भी सत्ता के बाद मिर्चपुर और गोहाना कांड उठा रहे हैं ताकि दलितों को जो है आप समझा सकें कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं, लगातार जो है दलित वोट बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2019 की बात करें तो बीजेपी के पास जो है करीब 39%
दलित वोट था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 24% रह गया है 51% से। 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% दलित वोट, 2024 के लोकसभा चुनाव में 24%, तकरीबन आधा रह गया है। और कांग्रेस का 2019 लोकसभा चुनाव का 25% वोट 68% पहुंच गया था इस बार लोकसभा चुनाव में। यह एक रुझान है, संकेत है। इसी तरह जाट वोट बैंक की बात करें, जो पहला बड़ा वोट बैंक है हरियाणा में, बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 52% जाट वोट मिला था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 21% रह गया। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 35% जाट वोट मिले थे, जो 64% पहुंच गए 2024 में। यह एक बानगी है जो बताता है कि हरियाणा में आखिरकार क्या हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव को बहुत हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन ये मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, इनका जवाब कैसे दीजिएगा? मैं नवीन जी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का हमेशा से जो इतिहास रहा है वो दलित विरोधी रहा है। अगर मैं आपको 1952 और 1900 चुनाव की बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनको 2 बार कांग्रेस ने हराने का काम किया था। जब 1969 के अंदर चुनाव हुए थे हमारे देश के अंदर, तब बाबू जगजीवन जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब यह होता था कि जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बाबू जगजीवन जी के नाम पर कांग्रेस ने चुनाव जीता और बाद में उनको हटाकर खुद श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और ये इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब इस चुनाव की बात करें 2024 की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन जब विपक्ष के अंदर नेता बनने, लोकसभा नेता बनने की बारी आई तो उनको हटाकर राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बन गए। और उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि हमारे अशोक तंवर जी बहुत बड़े नेता होते थे, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। उन्होंने अपमानित होकर, जब उनका समर्थन उनको पीटा तो उन्होंने अपमानित होकर कांग्रेस को छोड़ने का काम किया। और ऐसे ही हालात इन्होंने बहन कुमारी शैलजा जी के लिए भी कर दिए थे। आज के समय के अंदर इनकी पार्टी के नेता कहते हैं, एक हमने उदय भान जी की फोटो को लगा दी, अगर सारे ही चमारों की फोटो अगर हम ऊपर लगा देंगे इनके नाम से क्या वोट मिल जाएंगे? ये अपना इतिहास याद रखें। सीताराम केसरी जी जो थे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जब सोनिया गांधी जी को एक परिवार को वहां पर लेके आने की बारी आई तो बताते हैं कि उनको उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक दिया गया था। इनका इतिहास तो SC ST OBC के ऊपर अत्याचारों से भरा पड़ा है, लेकिन ये एक काम में बड़े निपुण है। कांग्रेसी जब भी इलेक्शन आता है तो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी किसी को ये संविधान बदलने के नाम पर, कभी किसी को आरक्षण हटाने के नाम पर ये बरगलाने का काम करते हैं। और एक इसके अंदर और बात बता दूं, इस देश के अंदर कांग्रेस ने ही आरक्षण को हटाने का काम किया है। जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठी आज भी संसद की लाइब्रेरी के अंदर सुरक्षित पड़ी है, जो उन्होंने सभी CM को लिखी थी कि इस देश के अंदर आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि 1984 के अंदर जामिया ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 2004 के अंदर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर वहां पर आरक्षण खत्म कर दिया गया। और इसी तर्ज पर लगभग 9000 संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर वहां पर आरक्षण खत्म कर दिया। अब इनसे पूछे कि हरियाणा के अंदर जो 60,000 नौकरियां दलित समाज की बैकलॉग के तौर पर पड़ी है, वो किसके शासन के अंदर रही है? ये हमेशा दलित को, गरीब को, पिछड़ा को दबाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक OBC समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्या बना दिया, इनको सत्ता के अंदर आने के लाले पड़ गए और ये समाज के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जगह जगह उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये खुद अपने गिरोबान के अंदर जाके और फिर देखे कि कांग्रेस आज कहां पर खड़ी है। लेकिन हितेन चौधरी साहब, जिस तरह से किसान, जवान, पहलवान की बात कांग्रेस लगातार कर रही है, कहीं ना कहीं आप लोग बैकफुट पे हैं। खट्टर जी का चेहरा पोस्टर से गायब है, रैलियों में वो आ नहीं रहे हैं। 9.5 साल उन्होंने शासन किया है, 9 साल 118 दिन तक वो CM रहे, और उसके बाद भी उनके काम की बजाय आप वोट मांग रहे हैं 56 दिन में नायब सिंह सैनी जी के नाम पर। तो कहीं ना कहीं बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी से घबराए हुए आप लोग भी। हमारे यहाँ पर एक संगठन है जिसके अंदर आपने देखा होगा, पहले हमारे यहाँ पर अमित शाह जी की फोटो जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी फ्रंट पेज के ऊपर लगती थी, होर्डिंग के ऊपर सबसे पहले लगती थी मोदी जी के बाद। लेकिन जैसे ही JP नड्डा जी हमारे यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको उनकी फोटो की जगह JP नड्डा जी की फोटो लगनी शुरू होगी। और हरियाणा के अंदर भी यही है। पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनकी जगह जैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के नेता को बनाया गया तो उनकी फोटो वहां पर लगनी शुरू होगी। और इस तरीके से हमारे आगे मुख्यमंत्री पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, लेकिन जैसे उनको दूसरी जिम्मेवारी दी गई, वो उनको केंद्र के अंदर भेजा गया तो माननीय नायब सैनी जी की फोटो उस जगह पे आ गई।
ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इनको पता है कि आज इनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। दिनेश जी बोलिए। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं 1996, 1998, 1999, 2014, 2019, 2024 6 बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? अगर ये लोग दलित 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 कहकर केवल उनको वोट बैंक के तौर पर यूज करना चाहते हैं, तो मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या बता पाएंगे कि इस देश के अंदर इतने राज्यों में से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी एक प्रदेश में, कोई एक प्रदेश बता दो, एक बार बता दो, चाहे एक दिन के लिए बिठाया हो, तुमने किसी दलित को आज तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाया हो? आज तक 1947 से लेके आज तक इस देश में 8 दलित मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। क्यों? मायावती जी को तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था यूपी में पहली बार। 6 दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए। आपने आज तक रुक जाइए। और रही बात जो आप कहते हैं हमको हजम नहीं हो रही, हमारी मत सोचो, हमें हजम ना हो क्या फर्क पड़ता है? वोट तो भैया जनता ने देनी है ना। अरे जनता को वोट देनी है। कांग्रेस का मैं भी एक वोटर हूं, आप भी वोटर हो, प्रधानमंत्री भी एक वोटर हो। वोट की वैल्यू तो वही पीएम मोदी की, वही आपकी, वही मेरी। लेकिन 2002 में मुझे ये बता दो कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो आपके आदर्श हैं या नहीं है? सिर्फ ये बता दो, आप उनको देश का सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हो या नहीं मानते? वो आदर्श है या नहीं है? कहना क्या चाहते हैं दिनेश अग्रवाल जी? कहना क्या चाहते हैं? पॉइंट क्या है? मैं कह रहा हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा 2002 के दंगों के ऊपर कि राष्ट्र धर्म नहीं अपनाया गया 2002 में गुजरात के दंगों में। वो व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने बड़े झूठ बोल सकता है, वो 15 लाख की बात कर सकता है, 2 करोड़ नौकरी की बात कर सकता है, बाद में उसको जुमला कह सकता है, बाद में कहता है पकौड़े तल लो, ये भी रोजगार है, तो वो व्यक्ति अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस देश में क्या नहीं कर सकता? दिनेश अग्रवाल जी, इतने पुराने मुद्दे पहुंच गए आप, जो है इतनी पुरानी, अभी तो युवा जो है जो उस दौरान पैदा हुए थे वो युवा वोटर बन चुके हैं। समझ चुकी है दिनेश अग्रवाल जी। पुरानी बातों को छोड़िए, नए मुद्दों पर बात करिए। शैलजा जी नाराज हैं, राहुल गांधी जबरदस्ती हाथ पकड़वाते हैं उनका। मैं एक आधे मिनट में आपकी बात, नवीन भाई आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, शैलजा बहन ने भी और सुरजेवाला जी ने भी जो बयान दिया है, मैं एक एक शब्द बताता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सीएम बनना चाहती हूं। सुरजेवाला जी ने कहा मैं सीएम बनना चाहता हूं। और मैं उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में अगर कांग्रेस के 90 विधायक चुनकर आएंगे तो वो 90 के 90 ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और बोलिए क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, सबकी इच्छा है, सब बनना चाहते हैं। परंतु उन्होंने अगली लाइन में ये कहा कि मैं बनना चाहता हूं, पर अंतिम निर्णय हाईकमान का निर्णय हमको स्वीकार है। हमें आपको तकलीफ भी इस बात की है कि शैलजा बहन ने कह दिया मेरी नसों के अंदर, मेरी रगों के अंदर, मेरे खून के अंदर कांग्रेस है। मेरे पिताजी तिरंगे में लिपट के गए थे, मेरा शरीर भी जब मरूंगी तो तिरंगे में लिपट के जाएगा। आपको तकलीफ है। आप जो खेल खेलना चाहते थे हरियाणा में, दलित और ओबीसी का जो जातियों को लड़ा के खूनी चुनाव बनाना चाहते थे, आपके उन इरादों पर शैलजा बहन ने पानी फेर दिया। आपको तकलीफ हो रही है। लेकिन दिनेश अग्रवाल जी, जिस तरह से सबने देखा, राहुल गांधी जी ने जबरदस्ती शैलजा जी का हाथ भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ में दिया। नैसर्गिक जो है वो अभी मतभेद दूर नहीं हुए हैं। 10 सेकंड में बताता हूं, 10 सेकंड में। देखिए, हमारे नेताओं में कोई भेदभाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब अमित शाह, इनके जो सब कुछ सर्वे सर्वा है, मोदी से भी ऊपर है, वो तो उन्होंने कह दिया कि हमारा जो सीएम का फेस है वो सिटिंग सीएम है। नायब सैनी आज भी है, कल सरकार बनेगी तब भी होगा, और हमारा फेस भी वही है, अगला सीएम भी वही है। उसके बाद तो इनकी पार्टी में झगड़ा नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अनिल विज कहता है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मेरी सीनियरिटी है। राव इंद्रजीत कहता है मैं सीएम बनना चाहता हूं कि सरकार का जो दरवाजा है वो दक्षिणी हरियाणा से खुलता है। तो इनके यहाँ तो विद्रोह है। हमारे नेता तो लोकतंत्र की भाषा बोल रहे हैं। और रही राहुल जी की बात, राहुल जी ने जो हाथ मिलवाए ना, वो हाथ इसलिए मिलवाए, वो हाथ भी मिले हुए, दिल भी मिले हुए हैं, आत्मा भी मिली हुई है इन भारतीय जनता पार्टी वालों को बताने के लिए कि देख लो, ये कमरे में नहीं मिल रहे, ये मंच के ऊपर मिल रहे हैं, तुम्हारे सामने, तुम्हारी छाती के ऊपर। इनकी आत्मा मिली हुई है, दिल मिले हुए, इनके खून मिले हुए। ठीक है,
कांग्रेस एक है। ठीक है दिनेश लड़ाई जी, ठीक जनता है, और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ठीक है। जनता कांग्रेस दलित के वोटरों को साथ आपने अच्छा संदेश देने की कोशिश की, अब संदेश कितना पहुंच पाया है ये देखेंगे। विनय यादव साहब, अगर आप लोग किंग मेकर बन जाते हैं जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं, तो आपके नजर में जो है शैलजा जी ज्यादा अच्छे सीएम साबित होंगी जिनको आप समर्थन देना चाहेंगे, या हुड्डा जी? देखिए, ये फिर एक बार आपने भविष्य की बात कर दी, और दूसरी बात है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि भाई वो किसको सीएम बनाते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जो हमने 5 गारंटी जो हमने जनता के लिए की है, वो जो भी अब बात होगी, अगर इस तरह का कुछ स्थिति पैदा होती है तो वो 5 गारंटियां पूरी कराना हमारी प्राथमिकता होगी, चाहे सीएम कोई भी हो। तो ये तो देखिए कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आपको लगता तो शैलजा जी की वजह से कांग्रेस को अंतिम दौर में नुकसान हो रहा है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की राजनीति अब होनी चाहिए, और इस तरह की राजनीति पर जनता को ध्यान भी देती होगी। देखिए, जनता जो है समझ चुकी है, जागरूक है। अब देखिए, दिल्ली में अभी बात कर रहे हैं कि भाई दलित वोट बैंक जो है टूट जाएगा, ये हो जाएगा। अब दिल्ली में देखिए, हम जो 5 गारंटी दे रहे हैं, हमने जो स्कूल बनाए, हमने जो अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, हम कहीं किसी जाति या समुदाय की बात नहीं करते, हम सबके लिए बना रहे हैं। उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब, वंचित, दलित, SC ST सबको होता है, और सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को और उनको ही होता है। तो आप देखिए, हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की, लेकिन क्योंकि हमने स्कूल अस्पताल की राजनीति की, सबको फायदा हुआ। बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, वहां स्टेडियम है, हॉकी के स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, शानदार क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब्स हैं, तो वो देख रहे हैं। और उसके चलते आप देखिए कि 2015 के बाद जो है, जो बसपा की जो लगभग सारी इकाई है वो आम आदमी पार्टी में मर्ज हो गई, शामिल हो गई, वहां बसपा बची ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह की राजनीति किया, हमने कोई दलित चेहरा उतारा, या हमने कोई इस तरह की बात की वहां पर, या बसपा के पास कोई दलित चेहरा नहीं था। आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को देखकर वहां पर लोग आम आदमी पार्टी में चले गए सारे। तो मैं तो कहता हूं, अब देखिए, आप वक्तव्य में देखिए, पूरे डिबेट में देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास की क्लास चल रही है। नेहरू जी से लेकर 52 से लेकर 96, 98, 99 और होते हुए सारा गुजरात दंगे और सारा जिक्र हो गया। अरे भाई, कांग्रेस ने मैं मेरे बीजेपी के साथी ये बात कर रहे थे, कांग्रेस की आप बताइए 90 के दशक के बाद कब 200 का आंकड़ा उन्होंने पार किया? उन्होंने कुछ कमी रही होगी, तभी जनता ने आपको मौका दिया। आपको प्रचंड बहुमत, पिछले 35 सालों में प्रचंड बहुमत की सरकार अगर किसी की बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, मोदी जी की बनी। और हरियाणा में भी उनकी सरकार आ गई साथ के साथ 2014 में। उनके पास एक सुनहरा मौका था, वो लोगों का भविष्य बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने विधायकों को तोड़ा, उन्होंने सरकारों को तोड़ा। जब सरकारें नहीं बना पाए तोड़कर, तो पार्टियों को तोड़ दिया, खरीद फरोख्त की। दिल्ली में देखिए, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया तथाकथित शराब घोटाले में, जो घोटाला कुछ है ही नहीं, कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। और इस तरह ईडी और सीबीआई का यूज करके जो कहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए मैं नहीं चाहता था, और अभी भी आप देखिए ये चुनाव किस पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस देश को बांट देगी, 370 हट जाएगी, पूरे विश्व में देश का मोदी जी का डंका बज रहा है, सारे विश्व की इकोनॉमी वो जो है स्लो चल रही है। भाई, आप ये चुनाव गली का है, कच्ची कॉलोनियों का है, सीवर का है, पानी का है, बिजली का है, स्कूल का है, अस्पताल का है, और ये चुनाव को ले जाना चाहते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर। ठीक है, आप ले जाइए राष्ट्रीय मुद्दों पर, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने के बाद और हरियाणा में बनने के बाद आपने किया क्या? मैं वापस आता हूं अपनी बात पर, जो मैं कह रहा था कि इनके पास सुनहरा मौका था, ये कर सकते थे। क्या कहकर आए थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तेल 200 पार, पेट्रोल डीजल 100 पार, 90 पार, दालें 200 पार। मुझे आज भी याद है, आप देखिएगा एक राष्ट्रीय चैनल पर मोदी जी का इंटरव्यू आता है, एक घोषणा पत्र कार्यक्रम हुआ करता था, वहां हर पार्टी का नेता आता था और ओपन हाउस होता था, और वो लोगों के सवालों का जवाब देते थे, जहां अपोजिशन पार्टी के लोग भी होते थे। मोदी जी ने वो कार्यक्रम, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो कार्यक्रम किया। देखिए, मैं बार बार मोदी जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये छोटे से छोटा चुनाव भी मोदी जी के नाम पर लड़ते हैं, और वो नगर निगम का चुनाव भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। और अब क्योंकि उनकी लोकप्रियता और वो कम हो गई है, वो क्यों कम हो गई है, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि तब उन्होंने कहा था कि भाई दालों का जो रेट है वो तो कंट्रोल किया जा सकता है,
पत्रकार पूछते हैं कि इसमें तो समय लगेगा, कहते नहीं 1 महीने में हो जाएगा। राजनीति से हम अपराधीकरण कैसे दूर करेंगे? ऐसे नहीं होगा। आप जो बात कर रहे हैं वो सही हो सकती है, लेकिन उसके बाद कितने चुनाव हो चुके हैं, देश की जनता ने कितनी बार मोदी जी को चुन लिया है। अब इस सब मुद्दों का उन पे असर थोड़ी होगा। वो तो हरियाणा में जो इससे मुद्दे चल रहे हैं उस पर बात करेंगे, वहां की समस्याओं पर बात करेंगे। नहीं, कहां कर रहे हैं वो बात, कहां बात कर रहे हैं? 2019 में मैं उसी पे आ रहा था। देखिए कि 2014 में जब इस तरह की उन्होंने बातें की, लोगों को सपने दिखाए, वो बात कर रहे थे कि भ्रम की राजनीति। अरे भाई, भ्रम तो आपने फैलाया। सिंगापुर की फोटो आप गुजरात की बनाकर दिखाते थे, तो भ्रम तो आपने फैलाया, और उस भ्रम के चक्कर में आपको प्रचंड बहुमत मिल गया। 2019 में आपकी सीटें और बढ़ गई, लेकिन देखिए हरियाणा में आप इनके मंत्री हार गए और इनकी सीटें घटकर 40 रह गई, जबकि लोकसभा में सीटें बढ़ी। और 2024 में तो देखिए इनको मैंडेट नहीं मिला, इनको सीटें मिली है, सरकार बना ली है इन्होंने एनडीए की, लेकिन इनको मैंडेट नहीं मिला। तो अब ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा में तीसरी बार इनकी सरकार आ जाएगी? और जब मोदी जी की लोकप्रियता निरंतर कम हुई है, और इस बार तो ये डिबेट्स में भी मोदी जी का इतना नाम नहीं लेते, पहले ये जो मोदी जी का नाम लेते थे। तो भाई इन्होंने देखिए 10 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार थी। ये अभी भी नेहरू जी, कांग्रेस और दलित चेहरा, कांग्रेस की फूट, अगर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये बड़े दुख की बात है कि 10 साल शासन में रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार में रहने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात कर रहे थे, आप सुनवा रहे थे रिपोर्ट में, इनके नेता कहते हैं सामाजिक रूप से मजबूत हुआ। अरे भाई, 3-3 बार हरियाणा जला है आपके शासन में। अभी कुछ टाइम पहले 2 समुदायों के बीच दंगे हुए दक्षिण हरियाणा में, और सब कुछ पता था, सोशल मीडिया पर चल रहा था, उसके बाद भी दंगे होने दिए आपने। क्यों? क्योंकि दंगों से आपको फायदा होगा, ध्रुवीकरण होगा। इनके नेता कह रहे थे आर्थिक रूप से। अरे भाई, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है जो 4 लाख करोड़ का कर्ज लगभग कैसे हो गया हरियाणा पर? कैग की रिपोर्ट कहती है अनियमितताएं पाई गई है 11 लाख करोड़ की। 10,000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, यहां ईडी सीबीआई नहीं आएगी, इसकी कोई जांच नहीं करेंगे। कई करोड़ रुपए की अनियमितताएं दिखी हैं, व्यर्थ सरकार ने जो पैसा वेस्ट किया है, उस कैग की रिपोर्ट बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया कर दी, मोदी जी कह रहे थे। 2014 में मझावली का मैं उदाहरण देता हूं आपको, फरीदाबाद के गांव से नोएडा को कनेक्ट करना था, मझावली पर पुल बनना था। 2014 में इनके केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया था, और उस वक्त कहा था कि मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा 2019 में अगर ये पुल नहीं बना था। भाई साहब, 2019 का चुनाव हो गया, 2024 का लोकसभा हो गया, और विधानसभा चुनाव भी अब खत्म हो जाएगा, अभी तक वो कनेक्टिविटी पूरी नहीं हुई है। ये बात करते हैं कनेक्टिविटी की। IIT, IIM, एम्स, अरे ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए इस तरह से नहीं होता है। आप एक स्कूल का नाम, इन्होंने 4000 के लगभग स्कूल बंद कर दिए, फिर ये कहते हैं स्कूलों में बच्चे नहीं है तो बंद कर दिया। अरे भाई, बच्चे क्यों आएंगे, कहां से आएंगे बच्चे? गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है कि भाई मैं अपना पेट काट लूंगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो कुछ है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है। अब देखिए कोई एक स्कूल का नाम बता दे हरियाणा में जो उन्होंने बनाया। बात आ गई है, आपकी बात आ गई। दिल्ली का जो मॉडल लेके आप हरियाणा के चुनाव में उतर रहे हैं, पूछ लेते हैं नरेश उपल साहब जो जमीन पे रहते हैं। नरेश जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, दिल्ली के जो मुद्दे हैं, उनके दिल्ली में जो पॉलिटिक्स है, जहां तक मैं समझता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के लोगों की सोच समझ अलग तरीके से काम करती है। वो जो विधानसभा के स्तर पर जो है वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं स्थानीय मुद्दों के लिए, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बीजेपी को पसंद करते हैं। हरियाणा चूंकि भले बीजेपी से दिल्ली से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ की सोच अलग है। यहाँ जो समुदाय है वो जातियों में विभाजित है, जाट, दलित और बहुत सारी 36 बिरादरियां जो यहाँ पर काम करती हैं, उनका जो मिजाज है, आपको लगता है दिल्ली के मिजाज से मेल खाएगा और आम आदमी पार्टी के मुद्दे काम करेंगे यहाँ पर? देखिए, मैं एक्चुअल में क्या है कि जो केजरीवाल जी की राजनीति है वो हरियाणा में उनको पता है। हरियाणा में कहाँ वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे और कहाँ वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए। उनको पता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में भी नहीं है, लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल जी जो है अपनी राजनीति दिल्ली के चुनाव को ध्यान में रखकर उस पर निशाना साध रहे हैं। वो सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं, करना भी चाहिए। तो दिल्ली के बहुत सारे लोग हरियाणा के ही दिल्ली में जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो निशाना साध रहे हैं सिर्फ दिल्ली को अल्टीमेटली हासिल करने का। अदरवाइज ना तो कोई मुद्दे हैं, ना दिल्ली यहाँ का प्रभाव। मैंने बताया कि प्रभाव ही है दिल्ली की बातों का कोई भी। क्यों? यहाँ के अपने ही एक सामाजिक ताना बाना है जो हरियाणा का बहुत जबरदस्त है, तो उसके सामाजिक ताने बाने को। और दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण मैं समझता हूँ, जो ग्राउंड पे जाके कि यहाँ पे दूसरी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ और सिर्फ
भाजपा ने और क्षेत्रों में काम बढ़िया किया, डेवलपमेंट भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन भाजपा ने जो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा छेड़ा, जो भाजपा का मेन वोटर था वो शहरी वोटर था। आप कहीं भी स्टडी करके देखो, भाजपा को जब भी वोट पड़ी है ज्यादातर शहरी वोट पड़ी है। भाजपा ने खुद ही उसके ऊपर चोट कर दी, प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर। लोग इनसे काफी नाराज हो गए। उसी चीज को बाकी पार्टियां बुला रही हैं और इसीलिए कांग्रेस को देखा हुआ है, हुड्डा जी को पहले भी देखा है लोगों ने, इसीलिए लोग कांग्रेस की तरफ झुकाव है। आप पार्टी का उसमें कोई जनाधार नहीं है लंबा चौड़ा। हाँ, इनेलो और बसपा मिलकर वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। हितेन चौधरी साहब, आखिरी दौर में आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से दलाल, दामाद, ये तमाम मुद्दे आप लोग लेके आए और कांग्रेस ने इसके जवाब में जो राम मंदिर के मुद्दे पर हमला बोला कि वहां पर नाच गाना हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, ये सबको बीजेपी ने तमाम मुद्दा बनाया। योगी जी लगातार अपनी सभाओं में इन मुद्दों पर बीजेपी को राम बनाम रोम कहकर घेर रहे हैं। ये जो है इस स्तर पर आने की जरूरत क्यों पड़ गई? कांग्रेस का इतिहास तो हमेशा से ही श्री राम मंदिर के विरोध का रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं मुद्दों के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट की बात करूंगा। अगर आप हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट को देखें तो हरियाणा के अंदर चारों तरफ अच्छे अच्छे रोड है, कनेक्टिविटी बढ़िया हुई है। हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर पक्की नालियां, गलियां, रोजगार देने का काम किया गया है। हरियाणा के अंदर 1.5 लाख लोगों को पक्के रोजगार देने का काम किया गया और कौशल रोजगार योजना के तहत अलग से लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। ये जो रोजगार है, पक्के रोजगार, ये कांग्रेस के शासन के मुकाबले में 2 गुना है और योग्यता के आधार पर रोजगार देने का काम किया गया। कांग्रेस की सरकार के अंदर खर्ची, पर्ची और मर्जी चलती थी। पैसे भी लेते थे और लोगों के हड़े बिकवा देते थे, जमीन भी बिकवाते थे और फिर वो देखते थे कि अगर उसका मन है किसी को नौकरी लगवाने का तो वो रिकमेंड करके आगे भेजता था। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने हरियाणा के अंदर किया है। अगर मैं बात करूं तो लेकिन चौधरी साहब, 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल सरकार रही आपकी, दामाद आप करते हैं, क्यों नहीं कोई आरोप साबित कर पाए? बताइए आप। आपने जब उनके खिलाफ ढींगरा आयोग को गठित किया था तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद हाईकोर्ट के अंदर गए थे और उसके काम को उन्होंने रुकवा दिया था। आप लोगों को ये भी याद होगा, ताकि इनके जो पार्टी के दामाद जी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो पाए। और ऐसी अगर मैं बात करूं तो ये नेशनल हेराल्ड घोटाले के अंदर इनके पार्टी के खुद के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी वो आरोपी है, जमानत पर बाहर है। इनकी पार्टी की सोनिया गांधी जी उसके अंदर आरोपी है, खुद जमानत पर बाहर है। कितने केसों के जमानत पर बाहर है। कांग्रेस सिर्फ लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करती है। इनका विकास ठीक है, इस पर जवाब ले लीजिए। समय हितेन जी, समय कम बच्चा, जवाब ले लीजिए। दिनेश जी बोलिए। दूर का जी 1 सेकंड। ये हितेंद्र चौधरी जी, आप अपनी उम्र बताएं, कितनी उम्र है आपकी? जी प्लीज। 45 ईयर्स। 45 जी। अच्छा, राम मंदिर के लिए आप भगवान राम की सौगंध है, आपको ईमानदारी से बताओ आपने क्या किया है? जी दिनेश जी, व्यक्तिगत सवाल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पार्टी की बात करिए ना। आपने राम मंदिर के लिए क्या किया है? झूठ नहीं, भगवान राम की सौगंध है आपको। दिनेश अग्रवाल जी, भावनाओं मत बहिए, सीधे मुद्दों पर बात करिए, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। सुनो दिनेश जी, भगवान राम हमारे, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मैं भगवान राम की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं 20 दिन भगवान राम के आंदोलन में जेल काट के आया हूं। मैं कांग्रेस पार्टी ने खिलाफ नहीं है, जो भगवान राम के नाम का राजनीतिकरण करते हो हम उसके खिलाफ, उसके हम नहीं है। चौधरी साहब अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। बाबरी विध्वंस मामले में जितने लोग उद्घाटन का जब न्योता भेजा था, सुन लीजिए। अब चुप नहीं होते। मैं कह रहा हूं बाबरी विध्वंस मामले में जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, आपने उनको सबका घर बिठा दिया और शिलान्यास किससे करवा रहे हो? नरेंद्र मोदी से। अडवाणी जी थे राम मंदिर के झंडा उठाने वाले जिन पर बाबरी विध्वंस का मामला चला। उमा भारती, साध्वी ऋतुम्बरा, अशोक सिंघल, कितने नाम गिनवाऊं आपको मैं? आपने एक भी व्यक्ति नहीं मिला शिलान्यास करवाने के लिए।
जिन्होंने पूरा जीवन दे लेकिन दिया था दिनेश जी, 5 साल सवाल यहाँ पर, दिनेश जी सवाल यहाँ पर यह है, बात आ जाएगी खर्ची पर्ची की, वो बता देता हूं। आपका एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी 3.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा था। उस डिपार्टमेंट की भर्ती कौन करता है? सीएम साहब। पकड़ा गया 3.5 करोड़ का। आपने हिमाचल प्रदेश के परमाणु के एक आदमी को अंधों के कोटे में टॉप रैंक दे दिया। उसने चश्मा भी नहीं लगा रखा। चौधरी साहब ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है उसके नाम का, कार चलाता है वो। हिमाचल के परमाणु का वो रहने वाला है, नौकरी हरियाणा में दे रहे हो उसको स्थायी निवासी बता के। चश्मा भी नहीं लगा रखा, कार चलाता है, डीएल बना हुआ है, अंधों के कोटे में नौकरी दी आपने जी एचपीएससी की। तो वो बिना, ठीक है दिनेश जी, आपकी बात आ गई पूरी होगी। हरियाणा के चुनाव में आखिरकार बहुत सारे मुद्दे हैं और 36 बिरादरियों की जो बात की जा रही है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। कितनी कामयाब हो पाएगी जल्द पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर्म में जितना ही वक्त थोड़े से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।